हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, या इसे सिंपल में बंधन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। साइड में आपको इन सभी का हम फोटो भी लगा देंगे, आप सभी देख सकते हैं ये कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहां पे हमने लिख दिया क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन। अब एक एक को हम समझते हुए चलते हैं, निश्चिंत रहिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहां पे हमने लिख दिया नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर हम सिंपल में थोड़ा सा समझें तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक होता है, कोई भी ये नाभिक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ये मान लेते हैं सपोजिट नाभिक है, ठीक है। और जैसे ये मान लेते हैं ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के केंद्र में ये क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है, यही दोनों पाए जाते हैं। और इन दोनों से मिलकर नाभिक बनता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये अलग अलग कहीं पर भी हैं, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर एक नाभिक बनाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर एक हम क्या बनाते हैं, एक हम नाभिक बनाते हैं। तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, इस नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, इस नाभिक का जब इन दोनों को मिलाकर एक हमने नाभिक बनाया, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है उससे क्या होता है, ये वाला कम होता है, इसका द्रव्यमान कम होता है। समझ में आया हमने क्या आपको बताया। हमने ये बताया कि मान लेते हैं न्यूट्रॉन कहीं और है, प्रोटॉन कहीं और है। अब इन दोनों का जो द्रव्यमान है, यदि इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, सपोजिट थोड़ा सा समझिएगा, सपोजिट इनका मान लेते हैं द्रव्यमान 5 है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 6 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो इसका 5 है, इसका 6 है, तो 5 6 11 होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 11 इनका द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। परंतु क्या होता है, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाकर नाभिक बनाते हैं, तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान 11 आना चाहिए, वो 11 ना आकर कितना आता है, 10 ही आता है। समझ में आया क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में मिलाकर एक नाभिक बनाया जाता है, तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। अब ये कम क्यों होता है, ये कम इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था जो है E=mc², ठीक है। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान संबंधित मतलब द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित एक नियम दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे 11 होना चाहिए, 5 6 11 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे 10 ही हो रहा है। इसका मतलब जो एक की कमी हो रही है ना, वो एक क्या होता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है, किसमें, एनर्जी में वो चेंज हो जाता है। समझ में आया। तो वही बात हमने कहा, एक बार और सुन लीजिए, उसके बाद हम परिभाषा आपको बताएंगे, याद हो जाएगा। सुनिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर हम एक नाभिक बनाते हैं, तो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। किससे कम, इन दोनों का योग करेंगे तो उनके द्रव्यमान से कम होता है। और कम इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टीन के जो क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित एक नियम है जो है E=mc²। इसके अनुसार कहा जाता है कि जो एक द्रव्यमान की इसमें कमी हो रही है वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ध्यान से समझेंगे इसका परिभाषा। हमने ये बताया कि जब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से मिलकर नाभिक बनता है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर नाभिक बनता है या नाभिकीय बनता है, आप नाभिक ही लिख लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूं नाभिक, ठीक है, या नाभिकीय भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर नाभिक बनते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान में कमी आ जाती है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर नाभिक बनता है, तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है।
क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार मतलब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ये बताया जाता है, वही बात हमने कहा कि क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान की कमी है, जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में हो जाता है, मतलब ऊर्जा में चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है, जिसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समय लगेगा बट आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम परिभाषा से हटकर ऐसे हम समझा देते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का द्रव्यमान मान लेते हैं, इसका 5 है, इसका 6 है। इन दोनों का योग करने पे 11 आना चाहिए इनका द्रव्यमान। बट क्या होता है कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने पे जो नाभिक बनता है तो नाभिक का द्रव्यमान 11 होना चाहिए, परंतु ऐसा ना होकर एक की कमी हो जाती है, कुछ कमी हो जाता है, मान लेते हैं 10 आ जाता है। तो इसमें एक की कमी हुआ, यहाँ पे एक की कमी हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि जो एक है ना, एक द्रव्यमान, वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है। किसके अनुसार? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। सिंपल से सुनिएगा, परिभाषा याद हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक का द्रव्यमान में कमी आ जाती है, क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इस घटना को नाभिकीय बंधन ऊर्जा या इस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पर हमने ज्यादातर डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पीछे वीडियो को रिपीट करके एक बार और समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम डेल EB से प्रदर्शित करते हैं और इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है डेल MC²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे बस न्यूमेरिकल तो इस पे आता नहीं है बट ऐसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये क्या है? EB, जो डेल EB है वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। डेल M क्या है? द्रव्यमान है। C क्या है? C है प्रकाश की चाल, तो इसका स्क्वायर है, तो MC² हो गया। ये समझ गए। आते हैं दूसरे पे। दूसरा है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन जस्ट इसके संबंधित में ये थोड़ा सा आप समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या बताया जाता है कि जब दो हल्के नाभिक, जैसे ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, पहले इसको समझ जाइए। जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं दो नाभिक है। ठीक है, सपोज दैट ये दो नाभिक है और दोनों नाभिक कैसे हैं? हल्के नाभिक हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये हल्के नाभिक हैं, जिसको हमने M से लिख दिया, और ये भी क्या है? हल्के नाभिक हैं। समझ गए? तो जब दो हल्के नाभिक आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। एक क्या करते हैं? एक भारी नाभिक या बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भारी नाभिक का। ठीक है, तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। हमने क्या बताया कि जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये तो हमने समझाने के तौर से आपको बता दिया, बट इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये भी जब ये प्रक्रिया होता है तो इसमें भी भारण, जो बड़ा नाभिक हो रहा है ना, इसमें एक और बात है, थोड़ा डीप में आप डिस्कस करेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि जब दो नाभिक मिलकर एक बड़ा सा नाभिक बना रहे हैं तो इनका जो द्रव्यमान होगा ना वो इन दोनों के योग से कुछ कमी होता है। इसके अनुसार ही ये है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ कमी हो रहा था उसी प्रकार इसमें भी कमी होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल डेट,
ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो हम ड्यूट्रियम को ले लेते हैं जो है 1H2, तो ये है क्या है, ड्यूट्रियम है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, दूसरा हमने लिया है जो है ड्यूट्रियम, एक और हम ले रहे हैं ट्रिटियम। तो ये हाइड्रोजन के 2 हमने समस्थानिक को लिया है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये हीलियम का निर्माण करते हैं। देखिए 1 1 2 है तो हीलियम बनता है, और 3 2 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो 2 नाभिक, ये जब 2 हल्के नाभिक आपस में क्रिया करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन तो कहलाएगा। बट क्या हुआ कि इसका द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। जो भारी नाभिक बनता है उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। कैसे पता चलता है? क्योंकि इन दोनों का द्रव्यमान, इसका 2 और 3 5 होना चाहिए ना, बट इस पर तो 4 ही है। तो इसका मतलब इन दोनों के योग करेंगे तो अधिक तो होना चाहिए, बट नहीं होता है, कमी आ जाती है। तो इतना ही आप लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिलेगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का तो पूछा ही जाता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अगर दोनों एक में मिलाकर पूछता है, मैं साइड में तो आपको फोटो बताया ही था, ठीक है। तो दोनों अगर एक साथ पूछेगा तब आपको 4 नंबर में पूछा जाता है। ज़्यादातर अकेले अकेले ही पूछता है, ठीक है। तो 2 नंबर में ही आपको ज़्यादातर ये पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। समझ गए? आते हैं तीसरे पर, नाभिकीय विखंडन। अब जस्ट इसके अपोजिट नाभिकीय विखंडन, जैसे इसमें क्या था, हल्के हल्के नाभिक हमने लिया था और एक भारी नाभिक का निर्माण किया था। इसमें नाभिकीय विखंडन में क्या होगा कि जो हम भारी नाभिक को लेंगे और हल्के नाभिक से क्या कराएंगे, हल्के नाभिक बनाएंगे। वही बात कहा गया कि जब भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, मतलब जो कोई भारी नाभिक है, जैसे सपोज एक भारी नाभिक है और ये जो भारी नाभिक है ये 2 भारी नाभिकों में टूट जाता है, ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ये तो हमने समझाने का एक तरीका था। एक बार और पढ़ लेते हैं। हमने लिखा है कि जब भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में, लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट, जैसे कि यूरेनियम को हम ले लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 92 और 235 इसका परमाणु भार होता है। तो ये हमने ले लिया। ये क्या है, एक भारी नाभिक है, ठीक है। तो ये हमने एक भारी नाभिक को ले लिया। अब इसको जब हम क्या करते हैं, ये जो भारी नाभिक है ये जब टूटता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है। ये किस में, KR में टूटता है, जो है इसका 36 होता है, इसका 95। एक और याद रखेंगे, BA होता है जिसका कितना होता है, 56 और कितना 39 होता है, ठीक है। 6 दूना 12, ठीक है। तो इतना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि भारी नाभिक है, ये क्या है, एक भारिक है, ठीक है। तो भारी नाभिक है और ये 2 बराबर क्या होता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो यही घटना क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो क्या होता है कि इसका देखिए, अब इसमें क्या होता है कि भारी नाभिक से हल्के नाभिक में टूटे हैं तो इनमें, इन दोनों का अगर योग करते हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो इनमें कुछ कमी आ जाएगी द्रव्यमान में, ठीक है। जैसे कि देखिए 200 मान लेते हैं, यहाँ पे 92 है तो इन दोनों का हम योग करेंगे तो 92 आना चाहिए। तो देखिए 56 मतलब 6 6 12, ठीक है, और 3 2 5 और 3 8 1 9। तो ये नीचे वाला तो 92 है, तो ये तो परमाणु क्रमांक है, ये तो बराबर हो गया। बट देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर में 235 है तो ऊपर को भी जोड़ने में 235 ही आना चाहिए। बट हम ऐड करते हैं 39 और 95 को, तो 9 5 कितना होता है, 14, हाथ में लगा 1, 9 3 कितना होता है, 12 1 13, ठीक है, और 1 1 2 हो जाएगा। 234 आ रहा है और यहाँ पे तो 235 है। तो एक किस में कमी हो गई ना, वो एक द्रव्यमान कहाँ गया, वो ऊर्जा में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये डीप में हम डिस्कस कर रहे हैं तब आपको बता रहे हैं। अदरवाइज मैं तो परिभाषा सीधे एग्जांपल लिख देता तो भी चलता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कमी हुई है तो वो कहाँ गया, वो एनर्जी में चेंज हुआ है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के नियम के अनुसार, आपको पता होना चाहिए। अब एक और बात याद रखेंगे, नाभिकीय विखंडन द्वारा क्या होता है, जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का हम क्या करते हैं,
उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो एक और बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट्स में, मतलब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब नाभिकीय विखंडन के आधार पर, ये बात आप लिख लेंगे, नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु रिएक्टर, या भट्टी भी हम लिख सकते हैं, रिएक्टर या सिंपल में भट्टी भी कह देते हैं, बनाई जाती है। ठीक है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही परमाणु रिएक्टर बनाई जाती है, और परमाणु रिएक्टर द्वारा ही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिससे सभी घरों में बिजली आ पाती है। तो समझ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये अभी ज़्यादा प्रयोग में नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको 3 टॉपिक हैं जो कि हमने डीप में डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और यदि आपको समझ में आ गया है और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। तो सपोर्ट कर लीजिएगा, आगे जो भी वीडियो आएगा वो सब आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित होगा, तो वो सब आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आप फिजिक्स की या केमिस्ट्री का या अदर हिंदी का, इंग्लिश का पढ़ाई करना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।